हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 19 जनवरी को एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स, जीके, रीजनिंग एंड इंग्लिश के ओरिजिनल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इस चैनल पर आपको एनालिसिस वीडियो थोड़ा लेट देखने को मिल सकता है क्योंकि जब तक सारे क्वेश्चंस का मैं क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर लेता, यहाँ पर अपलोड नहीं करता हूँ, तो आगे आने वाले जो सेकंड शिफ्ट हैं उनका भी वीडियो आपको आज रात में थोड़ा लेट मिल सकता है। लेकिन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे, किसी भी तरह का यहाँ पर फेक रिव्यू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मैथ्स एंड जीके को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको 100% फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों रायगढ़ दिया गया था, इसके अलावा 3 और प्लेसेस थे जो कि महाराष्ट्र के थे। तो दोस्तों आपकी जो शिवाजी की राजधानी थी वो आपकी रायगढ़ फोर्ट थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? रायगढ़ फोर्ट। फिर इसके बाद अगला एक साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि यानी कि साउंड का जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? दोस्तों ध्वनि की जो चाल होती है ना, यह अधिकतम होता है आपके सॉलिड में। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है। सबसे पहले तो देखो, आपकी जो एयर होती है, एयर में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होता है। आप स्पीड देख भी सकते हो, 330 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर मैं बात करूँ सॉलिड के रूप में स्टील की, तो यहाँ पर आप देखो इसका स्पीड सबसे हाईएस्ट है, 5920 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं यानी कि वाटर की, तो वाटर में दोस्तों इसका जो स्पीड है वो 1480 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि दोस्तों वैक्यूम में यहाँ पर 0 होता है। तो ये था आपका ध्वनि का चाल अलग अलग मीडियम में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब कल के एग्जाम का एनालिसिस जिन लोगों ने देखा होगा आपको पता होगा, कल क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे पहले किस कार्य पर पदस्थापित थे, यानी कि कौन सा कार्य करते थे। और फिर आज उनसे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। अब दोस्तों जो आगे आने वाला शिफ्ट होगा ना, वहां में भी आपके भारत के प्रेसिडेंट का जनजाति पूछ लिया जाए, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वे बिलोंग करती हैं दोस्तों संथाल जनजाति से। ये जनजाति आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले करवाया था, करंट अफेयर्स की जब इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा था। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, विंबलडन ओपन विनर 2022 के विंबलडन ट्रॉफी के विजेता कौन है? अब यहाँ पर दोस्तों जो आपके मेल होंगे वो है नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। और जो फीमेल होगी यानी कि महिला एकल विजेता होगी, इनका नाम था एलेना रिवाकिना, यह कजाकिस्तान देश से बिलोंग करती हैं। आपके एग्जाम में पुरुष एकल पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। फिर इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 68th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर 68th फिल्म फेयर अवार्ड में सुराराई पोटरू को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? यह क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह हुआ था 1556 ईस्वी में। अब जो आगे आने वाले शिफ्ट हैं उनमें से पानीपत का पहला युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यह हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था राजा अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह हुआ था दोस्तों मराठा और दुरानी एम्पायर के बीच में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अशोक स्तंभ में टोटल कितनी तिलियां हैं? दोस्तों अशोक स्तंभ में टोटल 24 तिलियां पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24। तो ये आपके टोटल जीके के एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों आज के एग्जाम में जो आपके जीके एंड करंट अफेयर्स आए हैं, टोटल के टोटल आपके इसी ई बुक से मैच किए हैं। इसमें टोटल आपके 40 पेजेस दिए गए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है और अगर आपने अभी तक जीके प्रिपेयर नहीं किया था, तो आप लास्ट मोमेंट पे इस 40 पेज को कवर करके जा सकते हो।
यहाँ से डेफिनेटली आपको जीके में फायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप इस ई बुक को परचेज करते हो तो एसएससी एग्जाम 2023 के लिए आपको 10,000 प्लस जीके का टॉपिक वाइज ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इन दोनों ही ई बुक को आप परचेज कर सकते हो इंस्टामोजो से। इंस्टामोजो का डायरेक्ट लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप परचेज करने के लिए 9430042848 इस नंबर पर डायरेक्ट आप मैसेज करना है लिखकर कि मुझे ई बुक परचेज करना है। वहां पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप नंबर पर ही। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो इंग्लिश के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले आपका एक नरेशन पूछा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही नरेशन आपके एग्जाम में आया था। नरेशन क्या था कि द गर्ल सेड मे आई वियर दिस साड़ी मदर, यानी कि दोस्तों गर्ल जो है वो अपनी मदर से पूछती है क्या कि मैं क्या साड़ी पहन सकती हूं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है ना तो आपको क्या करना होगा, सेड को कन्वर्ट कर देना होगा आस्क्ड में। तो गर्ल ने क्या किया यहाँ पर, आस्क किया किससे, हर मदर से। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जब भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना तो आपको इफ वर्ड का यूज करना होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब इंग्लिश का मॉक टेस्ट करवा रहा था तो सिखाया था। इफ के साथ आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे, सी यहाँ पर गर्ल को डिनोट कर रहा है और मे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है माइट में। इसी प्रकार से कैन हो जाएगा कुड में, विल हो जाएगा वुड में। तो यहाँ पर मे था, हमने माइट कर दिया। वियर दैट साड़ी यानी कि दिस जो है वो दैट हो जाएगा, ही का हिम हो जाता है। इस प्रकार से आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ सी माइट वियर दैट साड़ी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हु डैश योर फ्रेंड्स विल हेल्प यू विथ ऑल माई माइट। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट यही एग्जाम में आया था और ऑप्शंस भी आपके यही थे। तो यहाँ पर दोस्तों इज का यूज किया जाएगा। आई हु इज योर फ्रेंड यानी कि मैं जो तुम्हारा दोस्त हूं वो मदद करेगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ग्रेटफुल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए ग्रेटफुल के साथ में हम फॉर का यूज करते हैं व्हेन रेफरिंग टू द थिंग दैट मेक्स वन ग्रेटफुल। जैसे कि कोई गिफ्ट वगैरह हुआ तो इसके साथ हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। एंड व्हेन रेफरिंग टू द एजेंट दैट प्रोवाइडेड इट, यानी कि अगर किसी ने इसे दिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दियर सपोर्ट। अब आपके एग्जाम में ग्रेटफुल से रिलेटेड पूरा सेंटेंस क्या दिया गया था ये तो मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन अगर आपका जो सेंटेंस है ना वो किसी पर्सन को डिनोट कर रहा होगा तब टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर डिनोशन हो रहा होगा तब आपका फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। इसके बाद दो आपके वोकैब आए थे, एक इनलाइटेड का एंटोनिम। तो इनलाइटेड का एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों मिसलेड या फिर इग्नोरेंट। और अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों अस्टर्न का सिनोनिम। तो अस्टर्न का सिनोनिम हो जाएगा सीरियस और फिर एक अनस्माइलिंग। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म यूजिंग डायर। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मुझे लगता है डायर से केवल एक ही वर्ड बनेगा, RIDE। अगर आपने इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा वर्ड बनाया होगा तो आप एक बार कमेंट करके बता देना। इसके बाद दोस्तों एक आपका क्वेश्चन आया था कि फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, और बिल्कुल आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सेम था। अटेंडेंस का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, डेफिनेशन का स्पेलिंग गलत है, पोजीशन का स्पेलिंग गलत है। जो करेक्ट स्पेलिंग आपके ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों वो था कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का राइट आंसर है COMFORTABLE। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आया था दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड, अ लार्ज अमाउंट। इस प्रकार से एक सेंटेंस था, तो इस सेंटेंस को आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना था। करेक्ट फॉर्म में कैसे होगा, तो यहां पर अगर आप एन को रिमूव करके ए आर्टिकल का यूज कर दोगे तब आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाता। लार्ज जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल का आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि एन का आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने यहां पर इसे पार्ट 1 को एरर बताया। इसके बाद देखिए एक कैंडिडेट ने कहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस पूछा गया था, तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल बस आपके लिए रख दिया है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद होगा तो आप एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना। यहां पर क्या था कि आई वाज राइटिंग अ लेटर, इस प्रकार के आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस दिए गए थे। अब अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, अ लेटर वाज विंग रिटन बाय हिम। यहां पर दोस्तों जब भी आपके कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस होते हैं तो विंग वर्ड का यूज किया जाता है। बाकी के आपके जो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़ रखा होगा, इतना डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा गया था हार्डली और वेन कॉन्सेप्ट पर। अब इस कॉन्सेप्ट पर आपने देखा होगा हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपका एक कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो इसे क्लियर कर लो, और एक आपका नो सूनर वाला कॉन्सेप्ट होता है उसे भी क्लियर कर लो। इन दोनों ही टॉपिक पर आपको आगे आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चंस की। तो मैथ्स का क्वेश्चन यहां पर देखिए, सबसे पहले आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था।
क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया कि आफ्टर टेकिंग 1/5 ऑफ द कंटेंट्स आउट ऑफ माई पर्स 1/12 ऑफ द रिमाइंडर वाज फाउंड टू बी Rs 7.40। हाउ मच मनी डिड द पर्स इनिशियली कंटेन्स। यानी कि दोस्तों अपने पर्स में से 1/5 किसी ने पहले पैसे निकाल लिए और फिर जो बच गया है ना उसका 1/12 जो है वो किसके बराबर हो रहा है, वो 7.40 रुपये के बराबर हो रहा है। तो हमें यह बताना है कि हमारे पर्स में टोटल कितने रुपए थे। मान लो कि यहाँ पर टोटल पर्स में जो भी रुपए हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, 1/5 पार्ट निकालने के बाद पर्स में टोटल एक रुपया बच गया होगा। अब यह कहा है कि इस x का 1/12 पार्ट है ना वो किसके बराबर है, 7.40 की। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 7.40 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसका जो वैल्यू आएगा निकल कर वो हो जाएगा 88.80। अब जो यह x का वैल्यू निकल कर आया ना, एक्चुअली में यह वैल्यू है किसका, तो x हमने वो अमाउंट को माना था जो अमाउंट 1/5 निकालने के बाद पर्स में बचा हुआ रह गया था। यानी कि दोस्तों यह जो आपका x है वो किसके बराबर होगा, 4/5 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा वो समझिए, 1/5 हमने निकाल लिया तो हमारा x बचा। यानी कि दोस्तों अगर हम 5 में से एक पार्ट निकाल लेते हैं तो 5 में से कितना पार्ट बचा हुआ रह जाएगा, 5 में से 4 पार्ट और बचा हुआ रह जाएगा। और इसी 4/5 को हमने x माना है ना, यानी कि 4/5 बराबर 88.80 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 4/5 का वैल्यू 88.80। तो यहाँ से दोस्तों हम टोटल पर्स में कितने अमाउंट से वो निकाल सकते हैं। मान लो हमारे टोटल पर्स में अमाउंट p होगा, तो p का अगर 4/5 88.80 है तो p बराबर क्या हो जाएगा, 88.80 गुना 5 डिवाइडेड बाई 4। तो यह कैंसिल होगा 22.20 में, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 111। यानी कि दोस्तों इस पर्स में टोटल 111 रुपये मौजूद हैं। सभी को समझ में आ गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर सिली मिस्टेक्स किए होंगे उनसे यह क्वेश्चन नहीं बन पाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 216 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 36 का पावर 4 गुना 6 का पावर 5 है इक्वल टू 6 का पावर m है। यानी कि कहने का मतलब 6 का पावर m है, तो m का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में आना चाहिए वो यह है कि हमें आंसर फाइंड करना है 6 के पावर m से। यानी कि दोस्तों इधर जो हम वर्ड लाएंगे ना, यानी कि जो भी हमारा इधर पर दिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे 6 में लाना होगा। तो अगर आप 216 को 6 में लाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 3 करने पर हमें 216 मिलता है। यानी कि 216 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3 और इस पूरे का पावर 4 है। फिर यहाँ पर डिवाइडेड है, डिवाइडेड में क्या है 36, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का पावर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा और इसका पावर 4 हो जाएगा इंटू 6 का पावर 5 है। यही आपका आ रहा है ना। इसे फिर से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 3 और 4 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होकर 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 का पावर क्या हो जाएगा 4 का और 2 का मल्टीप्लीकेशन 8 गुना 6 का पावर 5 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब आपका बेस सेम हो, यानी कि 6 तो दोनों में सेम है, और अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो दोनों का जो पावर है ना वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 6 का पावर 12 है और यहाँ पर 6 का पावर 8 है, तो घटने के बाद क्या हो जाएगा 6 का पावर 4 हो जाएगा और गुना यहाँ पर हो जाएगा 6 का पावर 5। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है। यानी कि 6 का पावर 4 है और 6 का पावर 5 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें आपका जो पावर है वो ऐड होगा और ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा 6 का पावर 9। हम यहाँ पर क्या किया गया है 6 का पावर m का वैल्यू, तो 6 का पावर अगर 9 है यानी कि m का वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक रीजनिंग का पूछा गया था। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों की वेन डायग्राम ऑफ मेल ब्रदर एंड डॉक्टर। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर आपके जुलाई 2022 में भी एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आपको मेल ब्रदर और डॉक्टर इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले देखो मेल का मैंने एक वेन डायग्राम बना लिया, ये आपका मेल है। अब बताओ कि जो ब्रदर है यानी कि भाई है वो हमेशा से क्या होगा, मेल ही होगा ना, यानी कि ब्रदर कहाँ आ जाएगा इस मेल के अंदर में। अब जो हमारा तीसरा प्रोफेशन है वो है डॉक्टर। डॉक्टर दोस्तों मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर ब्रदर हो भी सकता है और फिर नहीं भी हो सकता है। यानी कि डॉक्टर का जो वेन डायग्राम है ना वो मेल को भी टच करना चाहिए, ब्रदर को भी टच करना चाहिए और इन दोनों से बाहर भी रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे डॉक्टर का इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये वाला पार्ट आपका ब्रदर को टच कर रहा है, ये वाला आपको मेल को कर रहा है और ये वाला आपका बिल्कुल बाहर में है। तो कुछ इस प्रकार से आपका मेल ब्रदर एंड डॉक्टर का वेन डायग्राम बनने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था रीजनिंग में, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक एट 8:20। मान लो कि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो उसका मिरर इमेज क्या होगा।
इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये फिगर यहाँ पर रख रखा है। देखिए, ये आपका क्लॉक है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 20 है, 8:20 हो रहा है ना। अब अगर ऐसा एक हम मिरर यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा जो 8 है ना वो इस डायरेक्शन में चला आएगा। आपको पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज टाइप का हो जाता है मिरर में अगर कोई फिगर हम देखते हैं तो अगर 6 के बाद 2 पोजीशन आगे जा रहा है, यानी कि इधर 6 के बाद क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन कम होगा, तो 6 के बाद 2 पोजीशन कम होने पर इसका जो वैल्यू है वो कहां पर आ जाएगा, 4 और 3 के बीच में, क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू 8 से थोड़ा सा आगे था तो इधर 4 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, यानी कि 3 आपका तो पहला होना चाहिए आवर्स एंड। फिर अगर आप देखो मिनट एंड, मिनट इधर 20 पर है ना, 6 का किधर राइट साइड में, तो 6 के अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो किस पर चला जाएगा, 40 पर चला जाएगा, क्योंकि 2 कांटा इधर भी वो मूव करेगा। तो अगर आप 8:20 का मिरर इमेज निकालोगे तो इसका मिरर इमेज निकलेगा 3:40। सो गाइज, अभी तक मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिले थे फर्स्ट शिफ्ट का, उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। बाकी के क्वेश्चंस मुझे जैसे ही मिलते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको इसी चैनल पर आज रात तक अपलोड कर दूंगा। साथ ही में दोस्तों एक मैं इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आने वाला हूं मैथ्स का आज रात में, अभी तक के आपके जितने भी एग्जाम्स हुए उस पर बेस्ड। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, और अगर नोटिफिकेशन ना भी जाता है तो रात के 9 बजे तक आप एक बार चैनल पर वापस से आकर सारे वीडियोज को विजिट करके देख लेना। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए।